हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्णवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसने भारत के संविधान के अंतर्गत एक ऐसी मान्यता स्थापित की जिसका मूल संविधान में किसी तरह की स्पष्ट विवेचना नहीं की गई थी। एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसने वास्तव में परवर्ती काल में हिंदुस्तान का अगर किसी अन्य देश के साथ किसी क्षेत्र के लेन देन की अगर बात होती थी तो उसने उस सिद्धांत को स्थापित किया जिसके अंतर्गत ऐसे लेन देन को डिफाइन किया जाता। हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसने वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 का ग और साथ में 143 को प्रासंगिक या फिर से चर्चित बना दिया। हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो वास्तव में भारत में संवैधानिक प्रगति के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब पीछे बैकग्राउंड देखकर और हमने इस वीडियो के पहले जो प्रोमोशनल वीडियोस हमने 2 मिनट के लगभग वो कह के डाले थे उसके थ्रू आपको इस बात का संदेश मिल गया होगा कि आज के इस क्लास में भारत के संविधान विषय के अंतर्गत हम किस महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सस्पेंस खत्म करते हुए पीछे जो बैकग्राउंड है एक बार मैं उसे देख लूं कि उसको कैसे हम बताएंगे। तो देखिए, संवैधानिक जो चर्चा है, ठीक है, बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960, ठीक है, जिसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि बिना संविधान संशोधन किए भारत के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को दिया नहीं जा सकता। सवाल यहां पर यह उत्पन्न होता है कि भारत के संविधान में क्या इस तरह की किसी बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं था जिसकी वजह से बेरूबाड़ी केस के अंतर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह संदेश देना पड़ा, यह बात स्थापित, यह सिद्धांत स्थापित करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं हमारे देश के संविधान में इस बात की स्पष्ट रूप से विश्लेषण या जिक्र नहीं था जिसके अंतर्गत हम यह कह सकें कि भारत का अगर अन्य क्षेत्र, भारत के कोई क्षेत्र अगर किसी अन्य देश को दिया जाता है तो उसकी संवैधानिक विवेचना क्या होगी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसी से जुड़ा हुआ संवैधानिक जो चर्चा हमारे आज इस विषय के अंतर्गत है, एक नेहरू नून समझौता है। और वास्तव में यही नेहरू नून समझौता 1958 का जो था, इसी से यह मामला उत्पन्न हुआ था। तो हम लोग इस बात को आज के इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में नेहरू नून समझौता 1958 क्या था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि इस तरह का जो मामला आया, चाहे वो कह सकते हैं कि बेरूबाड़ी यूनियन केस का मामला हो या फिर नेहरू नून का जो समझौता 1958 का था, वास्तव में कौन से संविधान के जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद इसमें प्रासंगिक हुआ, उस अनुच्छेद के संबंध में हम सब बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा संवैधानिक चर्चा अनुच्छेद 143 के बारे में हम सब बात करेंगे। और आपको मालूम होगा कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है। किसी तरह का अगर संवैधानिक मामला किसी मुद्दे पर अंतर्निहित है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के अंतर्गत वो कहे कि भारत के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनके न्यायाधीश से वो परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ये सारे जो मामले आए, ठीक है, इसमें कह सकते हैं कि बेरूबाड़ी जो केस था, उस केस में जो भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उस डिसीजन के हिसाब से कह सकते हैं कि नेहरू नून समझौता के अंतर्गत बेरूबाड़ी का जो मामला, जो कह सकते हैं उस समय का जो पाकिस्तान और आज का जो बांग्लादेश है उसको देने का जो निर्णय हुआ वो किस संविधान संशोधन, तो वो संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा 9वां संविधान संशोधन 1960 है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ओवरऑल जो चर्चा है वो चर्चा है नेहरू नून समझौता 1958 सबसे पहले हुआ, उसके बाद बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, और इसके बाद 9वां संविधान संशोधन 1960 है। और उसके पहले जब नेहरू नून समझौता 1958 में हुआ और बेरूबाड़ी को देने का मामला वो कहे कि जब उठा तो कह सकते हैं कि उसके बाद अनुच्छेद 3 का ग और अनुच्छेद 143 प्रासंगिक हो उठा, और उसी के तहत बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960 आया, और उसके बाद 9वां संविधान संशोधन 1960 आया। तो कुल मिलाकर ये हमारा आज का वो डिस्कशन का विषय। उम्मीद करता हूं कि आप सब इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि वास्तव में देखिए संविधान वो क्या होता है कि संविधान की जो बातें हैं वो बातें अगर देखा जाए तो उसमें अंतर्निहित जो सार तत्व होता है, जो उसके एसेंस होते हैं,
कभी कभार वो इतने अस्पष्ट होते हैं कि वास्तव में भारत के अंदर जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश का जो मंत्री परिषद है, हमारे देश का जो संसद है, वो संसद खुद जो है वो क्या है कि एक तरह से उसका उसका जो है एक्सप्लेनेशन की जो है वो डिमांड करता है और उसी के तहत जो है ये सारे मामले उठते हैं। और जब अस्पष्ट रहता है और उसकी वजह से उसकी वजह से कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कदम उठ जाते हैं अनजाने में, अनकॉन्शियस माइंड में, अननोविंगली जो है ऐसा उठ जाता है जिससे वास्तव में देश के में एक जो है संवैधानिक चर्चा या संवैधानिक वाद विवाद का एक दौर जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे तो सामान्य तौर पर मतलब पूरे देश की बात है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम सब बात करें। देखिए ये जो मामला है ना, इस मामले की अगर बात करें तो ये वास्तव में भारत के संविधान के भाग 1 के अंतर्गत जो कह सकते हैं संघ और राज्य क्षेत्र के संबंध में जो आर्टिकल 1 से 4 के बीच में जो भी कह सकते हैं कि डिस्कशंस किए गए हैं, जो भी उसमें जो है विवरण दिया गया है उससे संबंधित मामला है। हालांकि पार्टिकुलरली जो है अगर देखा जाए तो यह मामला आर्टिकल 3 से जुड़ा था और आर्टिकल 3 में भी जो है का खा गा घा अंगा कहकर जो है 5 खंडों में विभक्त है। और इसमें जो मुद्दा था वो आर्टिकल 3 का खंड ग था और जिसके अंतर्गत किसी भी राज्य, भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र को जो है हम क्या कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, उसको किसी और क्षेत्र को दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में तो आज समझिए कि देखिए भारत के संविधान का भाग 1 जिस पर जो है हम सब चर्चा कर ही रहे थे और भाग 1 के अंतर्गत जो है वो क्या है कि 4 जो है अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, 2 एंड 3 एंड 4 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। और इसके बाद फिर क्या है कि भाग दूसरा का आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी जो सिद्धांत है, उसके जो कह सकते हैं कि मुद्दे हैं, उसके संबंधित जो प्रावधान है उस प्रावधान का जिक्र उसमें मिलता है। तो आइए अनुच्छेद 1 में सबसे पहले हम लोग इस बात को समझें कि उसके अंतर्गत कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। अभी पूरी बात समझिएगा, बैकग्राउंड समझिएगा और आप लोग घबराइए मत। देखिए पूरी बात जो है ना, पूरी बात जब तक आप सुनोगे नहीं आप समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में ये क्या है। पूरा बैकग्राउंड समझिए। जल्दी 2 मिनट में खत्म किया जा सकता है, 3 मिनट में खत्म किया जा सकता है, लेकिन आप कभी भी, आप एक स्टूडेंट होने के नाते कभी भी इस बात को मत समझिए कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगा तो जल्दी में फिर आपका कोई कॉन्सेप्ट जो है वो बन नहीं पाएगा। सामान्य तौर पे जो है लोग क्या है कि थोड़े बड़े वीडियोस होते हैं जो टीचर्स कोशिश करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर वो जल्दी जल्दी चाहते हैं कि वो कोई भी चीज जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन वास्तव में ये ध्यान रखिएगा, अगर सचमुच में आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की और खासकर आईएएस और पीसीएस लेवल की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए जो ना सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जो है वो काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है आप ध्यान से पैसेंसली समझिए, पैसेंसली पूरा जो है वीडियो देखिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ हमने जो है इस विषय पर पूरी बात मैं समझ गया, पूरा कॉन्सेप्ट जो है मैं क्या है कि बहुत आसानी से समझ गया। तो देखिए यहां पर क्या था कि आर्टिकल 1 में जो है कहा गया भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, इस पर मैं विवाद में या इस तरह से डिस्कशन में अभी फिलहाल यहां पे नहीं जाऊंगा कि वास्तव में भारत राज्यों का संघ क्यों है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स क्यों है, अमेरिका की भांति फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं है, और यूएसएसआर जिस तरह से था कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, वो कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की भांति जो है भारत क्यों नहीं है, भारत क्यों यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यानी कि यूनियन और फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन, तो कॉन्फेडरेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारा जो देश है वो संघात्मक शासन की व्यवस्था का अनुपालन करता है, यद्यपि वो अक्षरशः उसका पालन नहीं करता है। इसका जो है इसमें हम कह सकते हैं कि संघात्मक यानी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ जो है हम यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं अनुपालन या कह सकते हैं कि दोनों के बीच के मार्ग का पालन करते हैं। फिर भी उसको में जो है वो क्या होता है कि संघ की ओर हमारी शक्तियों का झुकाव ज्यादा है। इसीलिए जो है वो क्या है कि जो ग्रेनविल ऑस्टिन जो है प्रसिद्ध जो है संविधान विद
ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है, इसको सहकारी संघवाद कहकर पुकारा है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत जो है, उसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेटेस्ट एकदम अपडेट बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कि हमने आपको बताया, एक बच्चे ने जो है ये सवाल किया कि यूनियन टेरिटरी की संख्या जो है वो 8 नहीं है, 9 है, ठीक है। लेकिन वास्तव में मैं उनसे ये बतलाना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मैटर को अपडेट करिए। उसमें क्या है कि ठीक है, पहले 7 था, फिर जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 हटने के बाद उसमें जो चेंजेस आए, जिसके बाद जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो 7 से 9 हो गया, ठीक है, ये सही है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 26 जनवरी 2020 के दिन जो है वो क्या है कि दादरा नागर हवेली और दमन दीव, ये 2 अलग अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश थे, इसको मिलाकर एक कर दिया गया। और पहले भी जो है इस बात को समझिएगा कि वास्तव में हमारे देश में जो है जैसे कहते हैं पांडिचेरी, दिल्ली और अंडमान निकोबार, ठीक है, और इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो वास्तव में लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा जो है संचालित होते हैं। लेकिन इसके बाद जो है फिर आप कहोगे, फिर इसमें देखिएगा शेष जो है, शेष जितने भी जो है केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर प्रशासक होते हैं, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है। तो दादरा नागर हवेली और दमन दीव शुरू से ही जो है वो कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत आसपास में था, ठीक है ना, आसपास में था, और वहां पर एक ही जो है एक ही एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, एक ही प्रशासक होते थे। बाद में क्या हुआ, डिसाइड किया गया कि भाई अलग अलग रखने का कोई मतलब नहीं है, इसमें दिक्कतें भी होती है। कुछ दिन ये लेफ्टिनेंट जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यहां काम करते हैं, कुछ दिन वहां पे काम करते हैं, और इस वजह से क्या है कि इसको मिलाकर जो है एक कर दिया जाए। तो फिर वो जो है मिलाकर 2020 के शुरुआत में जो है उसको मिलाकर एक कर दिया गया, जिसकी वजह से यूनियन ऑफ टेरिटरीज जो नंबर 9 था वो घटकर अब 8 हो गया। इसलिए ये चीज जो है कंफ्यूजन दूर कर लिया। वैसे भी हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में एक अलग से वीडियोस जो है वो क्या है कि बनाऊंगा, ठीक है। देखिए, मैं अभी से ही एक बात कह देना चाहता हूं कि आप जो भी भारत में अभी जैसे हम संविधान का की जो हमारी पेड क्लास चल रही है, ठीक है, उस पेड क्लास में जो जो ऐसे संवैधानिक मुद्दे होंगे, ऐसे जो है वो क्या है कि मुद्दे होंगे जिसने पूरे भारत के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, या फिर हम कह सकते हैं कि संवैधानिक मतलब कह सकते हैं कि निर्वाचन के दृष्टिकोण से, उसके विवेचना के दृष्टिकोण से जो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उस पर मैं अलग से जो है एकदम बेहतरीन जो है वो कोशिश करूंगा डिस्कशन करने का। क्योंकि ऐसे जो मुद्दे होते हैं ना वो वास्तव में मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, आईएएस और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां लिखने होते हैं, ठीक है। और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि ये निबंध के दृष्टिकोण से, चाहे आईएएस पीसीएस का निबंध हो या फिर जो है जितने भी एग्जाम्स होते हैं, और यहां तक कि एसएससी टीयर 3 में भी जो है कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में निबंध जो है पूछे जाते रहे, तो निबंध के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए फिलहाल आज जो है वो क्या है कि अनुच्छेद 1 की बात समझ गया। अब अनुच्छेद 2 की अगर बात करें तो इसमें नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि अगर जैसे पहले गोवा जो है, आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए और सबसे बाद में पुर्तगाली गए। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन क्या गोवा हमारे देश का हिस्सा उस समय बन पाया? क्या हमारे देश का हिस्सा दादर नागर हवेली और दमन दीव बन सका? क्या हमारे देश का हिस्सा पांडिचेरी 1947 में बन सका? क्या हमारे देश का हिस्सा सिक्किम जो है वो बन सका? नहीं, ये सब बाद में बने, ये सब बाद में हमारे देश का जो है हिस्सा बना। 1975 में जैसे सिक्किम बना, ठीक है, 1954 में पांडिचेरी, इसी प्रकार दादरा नागर हवेली और गोवा वगैरह का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र लगभग 1961 के आसपास में जो है वो क्या है कि भारत का हिस्सा बना। तो ये सब जो पहले भारत के अंदर नहीं था, भारत के अंदर प्रवेश, ये सब आर्टिकल 2 के अंतर्गत हुआ। और आर्टिकल 2 के अंतर्गत आप समझिएगा मेरी बात कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जब हम किसी अन्य राज्य को जो है, किसी जो उस समय हमारे देश में नहीं होता है, उसको अगर हम अपने देश में प्रवेश देते हैं, ठीक है, अपने देश में जब उससे प्रवेश देते हैं तो उसकी जो कार्रवाई होती है वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होती है। और इसके लिए हमारे देश के संसद में, पार्लियामेंट्स में जो है, उस पार्लियामेंट में क्या होता है कि साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि साधारण बहुमत से जब हम किसी क्षेत्र का अर्जन करते हैं या कोई क्षेत्र हमारे राज्य में मिलता है, हमारे देश में मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उसको
परपेचुएट करने के लिए, यानी उसको स्थिरता प्रदान करने के लिए और संवैधानिक जो है दर्जा देने के लिए हम लोग आर्टिकल 2 के अंतर्गत जो है संविधान में एक प्रस्ताव, एक विधेयक पारित किया जाता है और वो साधारण बहुमत से पारित होता है, यानी 50% प्लस 1। ठीक है, 51% नहीं होगा, 50% प्लस 1 होगा। ठीक है, तो 50% प्लस 1 के मत से जो है हम उसको क्या करते हैं, पारित करते हैं और उसको अपने राज्य का हिस्सा बना लेते हैं। तो ध्यान रखना है साधारण बहुमत से। ठीक है, तीसरा जो आर्टिकल है ना, वो उस आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो क्या है कि नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में मैं आपको अलग से जो है वो क्या है कि बताऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको हालांकि मैंने बताया था, लेकिन इसको समझिए, ये मुद्दा है इसमें जो है बेरुवाड़ी केस में जो है बहुत ही पनपा था। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल, अगर हम अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, ठीक है, अनुच्छेद 3 में जो है वो कौन कौन सा मामला है। पहला हो जाएगा का, दूसरा है खा, तीसरा है ग, चौथा है घ और पांचवा है अंग। ठीक है, खा में जो है सबसे पहले देखिए, खा में बढ़ाना है, ग में घटाना है, ठीक है, घटाना है, इसमें बढ़ाना है, इसमें सीमा परिवर्तन करना है और इसमें नाम का परिवर्तन करना है। ठीक है, नाम का परिवर्तन करना। और का में क्या होता है, नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण। अब यहां पे समझिए कि नए राज्यों के निर्माण की जब बात की जाती है तो निर्माण कैसे होते हैं। तो देखिए, एक पहला जो तरीका होगा, पहला तरीका ये होगा कि हम जो है एक राज्य को 2 हिस्सों में बांट दें। ठीक है, ये पहला तरीका हो जाएगा। ठीक है, कि एक बड़ा राज्य है उसको 2 हिस्सों में बांट दें, जैसे कि आपको मालूम है छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड, झारखंड, फिर तेलंगाना, इस सब को जो है किसी ना किसी राज्य से अलग कर दिया गया। उस राज्य के क्षेत्र को छोटा करके एक अलग क्षेत्र बना दिया गया और फिर 2 राज्यों में वो विभक्त हो जाता है। तो पहला निर्माण नए राज्यों का कैसे हो सकता है, एक बड़े राज्य को 2 हिस्सों में विभक्त करके जो है हम क्या कर सकते हैं, नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक राज्य छोटा है, दूसरा राज्य छोटा है। ठीक है ना, जैसे यहां पे राज्य का मतलब ये समझिएगा कि राज्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है कह सकते हैं कि भारत का जो स्टेट, जो राज्य, जो प्रांत है, वो प्रांत नहीं आते। जब भी हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य के अंतर्गत जैसे क्या है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, उस अनुच्छेद 1 में ये साफ साफ कहा गया कि भारत का राज्य क्षेत्र, जब कहते हैं कि जो है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये राज्य कौन कौन सा राज्य है, क्या ये राज्य केवल 28 राज्य हो जाएंगे, क्या उसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं आएंगे, वास्तव में आएंगे। जब हम ये कहेंगे भारत राज्यों का संघ है, तो यहां पर यूनियन टेरिटरी इससे अलहदा है या इससे सेपरेट है, ऐसा नहीं है। जब हम कहते हैं राज्यों का संघ है, तो यहां पर राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो पहले तो राज्यों का राज्य क्षेत्र है, यानी कि हमारे देश में जो 28 राज्य है उसका जो टेरिटरी है वो उसके अंतर्गत आएगा। दूसरी बात, जो यूनियन, जो संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज है वो हो जाएगा। और तीसरा, ऐसे क्षेत्र जिसका अर्जन किया जाए, जिसको एक्वायर किया जाए, ठीक है, जैसे गोवा था, दमन दीव हो गया, या फिर जो है दादरा नागर हवेली हो गया, या फिर पांडिचेरी हो गया, या फिर सिक्किम हो गया, ये सबको मिलाया गया, तो ये सब मिलकर राज्य करते हैं और इन सारे राज्यों का संघ होगा भारत। यूनियन ऑफ द स्टेट शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट जो है, तो यहां पे यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात आएगी, तो स्टेट्स में केवल 28 राज्य नहीं आएंगे, बट उनके 8 केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे और साथ में ऐसे क्षेत्र जिसको हम समय समय पर एक्वायर करते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि जैसे आज जो है दादरा और नागर हवेली है और दमन दीव है, इस दमन दीव और दादरा नागर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया और पूरा नाम हो गया दादरा नागर व दमन दीव, दादरा नागर हवेली व दमन दीव, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, दमन हो जाएगी। तो यहां पर एक राज्य को हम 2 हिस्सों में बांट दिया, यहां पे 2 अलग अलग राज्य को हम मिलाकर एक कर दिए। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, ये दूसरा हो गया। तीसरा इसका ऑप्शन ये हो सकता है कि 2 राज्य है, ठीक है, 2 राज्य में एक राज्य का ये हिस्सा, एक राज्य का ये हिस्सा, इसको मिलाकर एक नया स्टेट बना दिया और ये हो जाएगा, तीसरे तरह का हो जाएगा। ठीक है, चौथे तरह का क्या हो सकता है, चौथे तरह का हो सकता है कि यहां पर ये क्षेत्र है और यहां पर ये क्षेत्र है। ठीक है,
ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसका एक हिस्सा लेकर इसको यहां पर लेकर जो है हमने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट टाइप्स होता है। जब का की बात करते हैं ना, आर्टिकल का में एक राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया, या दो राज्य को मिलाकर एक कर दिया, या फिर दो राज्य के एक एक हिस्से को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया, या फिर एक पूरा राज्य और दूसरे राज्य का एक छोटा सा हिस्सा मिलाकर इसके क्षेत्र को जो है बढ़ा दिया। ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर जो है वो क्या होता है कि यहां पर नए राज्यों का निर्माण यहां पे ओवर, इसको अब थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया। ठीक है ना, इसको एक एक्सप्लेन किया गया। ये पहला ध्यान रखिएगा कि नए राज्यों का निर्माण, फिर दूसरे में होता है कि क्षेत्र में परिवर्तन या सीमा या नाम में परिवर्तन। ठीक है, तो जो क्षेत्र में परिवर्तन उसके संदर्भ में यह कहा गया कि खा के अंतर्गत कहा गया किसी राज्य के क्षेत्र को यदि बढ़ाना है, तो यदि बढ़ाना है तो अनुच्छेद 3 के खा के अंतर्गत जो है वो कार्य करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 3 का जो ग है वो ये कहता है कि किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना है, किसी कारणवश जो है वो घटाना है। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा हो जाएगा किसी राज्य के सीमा में किसी कारणवश जो है वो क्या है कि परिवर्तन करना है, और अंग में हो जाएगा किसी क्षेत्र के राज्य के नाम में अगर चेंजेस करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि अनुच्छेद 3 का ग जो हमारा मैटर है वो मैटर है 3 का ग, और वो क्या है घटाना। ठीक है, घटाना यानी कि अनुच्छेद 3 का जो ग है वो अनुच्छेद 3 का ग जो है वो क्या कहता है, वो अनुच्छेद 3 का ग ये कहता है कि किसी राज्य का जो क्षेत्र है, ठीक है, एक क्षेत्र है, इसको हमको घटाना है, इसको हमें किसी और को देना है। ठीक है, किसी और को देना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए अनुच्छेद 3 का ग यह कहता है कि किसी राज्य का जो वर्तमान क्षेत्र है उसका एक हिस्सा हटाकर उसके क्षेत्र को घटाना है और इसे किसी और को देना है। तो किसी और को देना है, यहां पर यही मुद्दा जो है वो क्या है कि ये फंस गया, किसी और को देना है। अब किसी और को देना है तो वो किसको देना है यहां पर ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है, यहां पर यह स्पष्ट नहीं है। किसी और को देने का मतलब हो गया कि भारत का एक राज्य है, ये दूसरा राज्य है, इसका एक हिस्सा इसको देना है, तो इसका एक हिस्सा इसको दे दिया। ठीक है, इसको दे दिया, ये बात तो समझ में आ रही, लेकिन क्या इसका ये हिस्सा उठाकर हम किसी अन्य देश को दे सकते हैं क्या? ये बात यहां पर स्पष्ट नहीं था। ठीक है, तो आर्टिकल 3 के ग में ये कहा गया केवल इतना कि किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना। ठीक है, उसके एक हिस्से को लेकर उसको घटा देना है, किसी और को देना है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब देखिए मामला हुआ क्या, मामला ये था। अच्छा, इसके अंतर्गत ये सारी जो चीजें हमने बताई ना, ये जितने भी काम है, जैसे आर्टिकल 2 के अंतर्गत अगर नए राज्यों का प्रवेश किया जाता है तो वो किसा सिंपल मेजोरिटी से, और ये सारे जो राज्य हैं उसमें भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयां होंगी, जो भी सिचुएशन आएगा उस पे भी सिंपल मेजोरिटी की ही बात आएगी। ठीक है, उस पे भी सिंपल मेजोरिटी की ही बात की जाएगी। तो ये तीनों दोनों हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या हुआ, आर्टिकल 3 का ग मुद्दा क्या फंसा, मुद्दा फंसा ये कि वास्तव में क्या हुआ था कि हमारे देश का 1947 ईस्वी में, ठीक है, 1947 में हमारे देश का क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो विभाजन हुआ, और विभाजन जो हुआ वो क्या है कि ये पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान, और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट पाकिस्तान हो जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा, जो कि आज का बांग्लादेश हो गया। ठीक है, और ये पूरा जो हिस्सा था, ये पूरा हिस्सा हमारा क्या था, हिंदुस्तान था। ठीक है, और पाकिस्तान का एक हिस्सा इधर, पाकिस्तान का एक हिस्सा इधर हो गया। ठीक है, तो यहीं पे क्या था कि 1947 में जो भी विभाजन हुआ, उस विभाजन के बाद इन दोनों देशों के बीच जो लाइन तैयार की गई वो रेडक्लिफ लाइन तय कहलाता है। ठीक है, श्री रेडक्लिफ ने जो है हिंदुस्तान के विभाजन की जो है वो क्या है कि बुनियाद रखी थी, उसकी सीमा का जो डिवाइडर, जो डिमार्केशन था, वो डिमार्केशन श्री रेडक्लिफ ने किया था। ठीक है, तो श्री रेडक्लिफ ने जो है वो क्या है कि ये जो डिमार्केशन किया, ठीक है, ये जैसे तैसे किया, उसका कोई साइंटिफिक और छोर नहीं था, उसका कोई वैज्ञानिक जो है वो क्या है कि वहां पर कह सकते हैं कि तरीके से उसने उसका डिवीजन नहीं किया, बल्कि आप समझ जाइए कि सिरिल रेडक्लिफ जो था वो हिंदुस्तान कभी नहीं आया, और ऐसा व्यक्ति को जो है भारत के विभाजन की रेखा तैयार करने के लिए कहा गया जो हिंदुस्तान कभी आया नहीं, और उसको जो है उसने आया और क्या है कि नक्शा निकाला, और नक्शे पे उसने जो है वो लाइन खींच दी। अब उस लाइन ऐसी खींची कि आप इस चीज को समझ जाइए
कि एक एक जो है वो थाना या एक एक क्षेत्र जो था, एक एक घर जो है वो क्या है कि एक घर का आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, आधा हिस्सा हिंदुस्तान में रह गया। मतलब इस तरह के जो है वो क्या है कि विभाजन किया गया कि पता चला कि घर में जो माँ है वो इधर सोई हुई है एक खाट में, और उस खाट में जो है दूसरे खाट में उसके बच्चे सोए हुए हैं, और बीच में लाइन खींच दिया गया। ऐसी लाइन खींची गई कि वो बच्चे सोया, वो बच्चा लगा जैसे पाकिस्तान चला गया है और यहाँ पे हिंदुस्तान में सो रहा है। इस तरह के बहुत सारे सिचुएशंस आए, बहुत ही मतलब जो है कह सकते हैं अनसाइंटिफिक वे में, अवैज्ञानिक तरीके से, इन लॉजिकल वे में उसका जो है विभाजन कर दिया। तो विभाजन जब कर दिया तो हुआ क्या कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का जो जलपाईगुड़ी है, उस जलपाईगुड़ी के आसपास में, बल्कि उसमें जो बॉर्डर था ना, उस बॉर्डर के अंतर्गत क्या था कि आप समझ जाइए कि बहुत सारे ऐसे गांव थे जिसके बारे में पता ही नहीं चल रहा था, और ऐसे जो छोटे छोटे गांव थे इसको एनक्लेव कहा गया। उसमें क्या होता था, पता चला कि एक गांव ये हिस्सा है इधर, उसके चारों तरफ जो है भारत पड़ा हुआ है, ठीक है, भारत का हिस्सा है। उधर बांग्लादेश के जो पाकिस्तान के क्षेत्र में था उधर, मतलब पाकिस्तान कहता था ये जो है ये क्षेत्र है जो भारत में है, ये मेरा गाँव है, यहाँ कर भारत जो है वो कहता था कि उस क्षेत्र में पड़ा हुआ गाँव मेरा गाँव है। और मेरा गाँव कैसे हो गया कि एक गाँव ऐसा है जिसके चारों तरफ भारत है, लेकिन वो गांव जो है पूर्वी बंगाल यानी पाकिस्तान का है। 1900 ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पूर्वी बंगाल की जब बात हो रही तो पाकिस्तान है, 1958-60 की बात है, बांग्लादेश 1971 में बना है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1958-60 की बात है यहाँ पर, तो वो जो है वो सब क्षेत्र कैसे होता था कि एक भारत का ये हिस्सा, ये पूरा भारत है, ठीक है, और यहां पर एक गांव है। ये गांव जो है ये क्या है कि बांग्लादेश का क्षेत्र है, बांग्लादेश का यानी कि पाकिस्तान का क्षेत्र है उसका एक है। ये प्रांत भारत का था और ये जो प्रांत है ये बांग्लादेश का है यानी कि पाकिस्तान का। तो ये कैसे हुआ कि यहां पर ये भारत, अरे होगा पूरा ये बांग्लादेश होगा, पूरा भारत होगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। यहां पे पता चला कि चारों तरफ भारत है और बीच में जो है पाकिस्तान हो गया, ये चारों तरफ पाकिस्तान है, बीच में भारत हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कहा जाता है कि उस समय जो कूच बिहार के महाराजा और उधर जो है वो कुछ रंग महल के जो है महाराजा वगैरह, ये सब आपस में क्या ना जुआ खेला करते थे, और जुआ खेला करते थे, बोलते थे ये गांव है, ये गांव जो है वो क्या दांव पे लगा दिया कि भारत के अंदर का गांव है, अगर तुम जीत गए तो ये गांव तुमको दे देंगे, ठीक है। और वो जो है वो क्या है कि गांव दे दिया, अब चारों तरफ तो भारत पड़ गया और वो गांव दे दिया। उसको इंग्लिश में एनक्लेव कहते हैं। एनक्लेव का मतलब यहां पर क्या हो गया कि बीच में जो है वो एक कोई दूसरा क्षेत्र, उसके चारों तरफ कोई और क्षेत्र है, उससे एकदम बिल्कुल अलग, उसकी सिस्टम, उसकी व्यवस्था बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से बहुत सारे जो राज्य के जो आसपास में जो बॉर्डर लाइन पे बहुत सारे जो गांव थे, उस गांवों का कहीं कोई स्थिति जो है स्पष्ट नहीं थी। तो उसी में एक क्या है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में, आप मान लीजिए यहीं पे जलपाईगुड़ी है, जो जलपाईगुड़ी में जो है वो क्या है कि एक क्षेत्र था बेरूबाड़ी यूनियन, और बेरूबाड़ी यूनियन संख्या 12 है। वो पाकिस्तान इस बात का दावा कर रहा था कि ये जो क्षेत्र है ये मेरा क्षेत्र है, और इसलिए दावा कर रहा था क्योंकि विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। टू नेशन थ्योरी प्रस्ताव के अंतर्गत जो है विभाजन हुआ था, यानी कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र है और दोनों में कोई समझौता नहीं हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा दोनों को अलग अलग राष्ट्र दे दिया जाए। पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र मिल गया बट हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं मिला, ठीक है, लेकिन विभाजन इसी ग्राउंड पे हुआ था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पाकिस्तान को धर्म के आधार पर मिला ना, तो ये जो बेरूबाड़ी यूनियन था ना वो वास्तव में मुस्लिम बहुल इलाका था, इसलिए पाकिस्तान बार बार जो ये कहता था कि ये जो है मेरा क्षेत्र है, इसको आप जो है वो क्या है कि मुझे दीजिए। तो ये मामला चल रहा था, बहुत विवाद का मुद्दा बना। तो 1958 एडी में जो है 1958 ईस्वी में फिरोज खान नून, ठीक है, उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री फिरोज खान नून थे, और जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो आंदोलन हिंदुस्तान में चला था अविभाजित भारत में, तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो है इन्होंने भी लगातार संघर्ष किया था उस पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो फिरोज खान नून एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के जो है एक शक्तिशाली, एक पावरफुल पॉलिटिकल घराने से जो है वो आते थे। तो वहां पे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1957 एडी के आसपास में बने, और 1958 में जो है वो क्या है कि जवाहरलाल नेहरू के साथ इस मामले को लेकर एक समझौता हुआ, और वो समझौता हुआ, और उस समझौते को फिरोज खान नून और जवाहरलाल नेहरू के बीच का समझौता, उससे नून नेहरू समझौता 1958 कहकर पुकारा
पुकारा जाता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि उन्होंने इस क्षेत्र को जो है वो क्या है कि उसे पाकिस्तान को बेरुवाड़ी यूनियन संघ जो था 12 उसको जो है उन्होंने देना स्वीकार कर लिया। लेकिन इस बात को लेकर भारत में बड़ा बवाल मचा बहुत कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी क्षेत्र को आप जो है वो, तो हमारे देश की एकता और अखंडता पर जो है सीधे तौर पे, हालांकि ये सब अखंडता की बात तो बाद में प्रस्तावना में जुड़ा, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें आने लगी कि हम अपने क्षेत्र को कैसे दे सकते हैं। और ये मुद्दा उठा तब जवाहरलाल नेहरू या जो भी थे उन्होंने क्या है कि आर्टिकल 3 के में कहा कि भाई किसी भी क्षेत्र को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ये तो संसद को राइट है, संसद को इस बात का मतलब राइट है, वो किसी भी राज्य को क्षेत्र को घटा बढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो मुद्दा जो है इतना हुआ कि नहीं कैसे हम दे सकते हैं, और वो भी पाकिस्तान को हम कैसे दे सकते हैं, इस तरह की बातें जो है वो क्या है कि उठने लगी। अब इतना ज्यादा ये मामला जो है वो क्या है कि वहां पर उस समय होने लगा, नेहरू नून समझौता को लेकर विवाद इतना बढ़ गया, तब जो है उस समझ में नहीं आया कि किस आधार पे क्या होगा। तो भारत के राष्ट्रपति उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो ग है खंड ग, किसमें किसी भी राज्य का यानी पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र था उसी का क्षेत्र कट करके दिया गया उसको, तो दिया गया यानी कि उस राज्य के क्षेत्र को घटाया गया। तो 3 का ग क्या करता है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाकर उसके एक हिस्से को जो है किसी और को देना, तो किसी और को देना, तो ये मुद्दा जो है ये रहा कि भाई हम क्यों नहीं दे सकते हैं, साधारण बहुमत से जो है वो पारित करके हम दे सकते हैं, उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत कुछ है ही नहीं। इस तरह का मामला जो है जवाहरलाल नेहरू या भारत के, लेकिन क्या हुआ जब मामला बढ़ गया तो भारत के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उस न्यायाधीश से जो है उन्होंने क्या किया, सलाह मांगा। सलाह जब मांगा तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने जो सलाह दिया, उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 3 का जो ग है, ठीक है, जो किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने की बात करता है, तो यहां पर घटाकर वो अगर किसी अन्य देश या क्षेत्र को देना है तो वो क्षेत्र भारत का ही होगा। यानी कि अगर भारत के किसी राज्य के किसी एक क्षेत्र को कम करके किसी और को देते हो तो किसी और को देने का मतलब है कि वो भारत के अंदर ही पड़ने वाले जो राज्य उसको आप दे सकते हैं और वो साधारण बहुमत से हो जाएगा। लेकिन अगर भारत के किसी राज्य के किसी एक क्षेत्र को किसी अन्य देश को देना है तो ये आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो सिंपल मेजॉरिटी के अंतर्गत जो है किसी क्षेत्र के अर्जन और भारत के किसी राज्य के किसी क्षेत्र को किसी अन्य क्षेत्र को देने की जहां तक बात है वो साधारण बहुमत से हो सकता है, लेकिन भारत के किसी क्षेत्र को अगर आप किसी अन्य देश को आप देते हो तो उसके अंतर्गत संविधान का संशोधन करना होगा, यानी कि 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करके बाकायदे आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके आपको जो है संशोधन पहले करना होगा और तब जाकर दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक सॉवरेन भारत जो है, जो कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है देश है, तो वो किसी देश के किसी अन्य क्षेत्र का अर्जन अगर कर सकता है तो किसी अन्य क्षेत्र को वो दे भी सकता है, अर्पण भी कर सकता है। वो जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया था कि अगर हम किसी क्षेत्र को, जैसे गोवा को हमने अर्जन किया, हमने सिक्किम का अर्जन किया, हमने दमन द्वीप का अर्जन किया, पांडिचेरी का अर्जन किया, तो जब हम अर्जन किसी क्षेत्र का कर सकते हैं तो किसी क्षेत्र को हम अर्पण भी तो कर सकते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने कहा कि कर सकते हो, नेहरू नून समझौता जो है वो गलत नहीं है, बट प्रक्रिया जो है वो क्या है कि गलत है। बेरुवाड़ी यूनियन संघ का देना वो गलत नहीं है, गलत केवल और केवल ये है कि आपने उसके लिए बाकायदे जो प्रोसेस होना चाहिए उस प्रोसीजर का पालन आपने नहीं किया, और उसमें जो है वो क्या है कि उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जब तक आप संविधान का आप दे सकते हो बट इसके लिए प्रक्रिया ये है कि आपको संविधान का संशोधन करना होगा। आर्टिकल 3 के या आर्टिकल 3 में जो साधारण बहुमत की बात की गई है वो सिर्फ भारत के राज्यों की सीमा, नाम, क्षेत्र और निर्माण, उसके में परिवर्तन, अगर हेरा फेरी किसी तरह का अगर कोई मतलब जो है अल्टरेशन होता है, किसी तरह से नाम में परिवर्तन होता है तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी है। लेकिन भारत के किसी क्षेत्र को अगर किसी अन्य देश को देना है तो उसके लिए आपको संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत करके पहले प्रावधान बनाना होगा, तब जाकर आप उसको दे सकते हो, और तभी से जो है यह मान्यता स्थापित हुआ। तब फिर क्या हुआ, तब इसके लिए 9वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो पारित किया गया 1960 ईस्वी को, और
फिर जो है इसके तहत बेरूबाड़ी यूनियन संघ का भारत जो था उसको जो है वो क्या है कि पाकिस्तान को उस समय प्रदान किया गया। तो यही है पूरा मामला। और ये जो है इसी मतलब बेरूबाड़ी जो केस था उस केस का में जो संवैधानिक पीठ था उस संवैधानिक पीठ ने जो है यह जो निर्णय स्थापित किया, यह एक जो है कह सकते हैं कि मान्यता स्थापित किया कि वास्तव में हम जो है अगर भारत के किसी राज्य को आंतरिक रूप से उसके सीमा में हेर फेर करते हैं, किसी राज्य के क्षेत्र को किसी अन्य राज्य को देते हैं, दो राज्य को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, किसी राज्य के क्षेत्र को कम करते हैं, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, तो ये सब भारत के आंतरिक मामले के से संबंधित होगा। अगर किसी अन्य क्षेत्र को अगर हमें देना होगा तो हमें संशोधन करना होगा, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके तभी हम जो है वो कह के दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही एक बार फिर से आप इस बात को जो है वो देखिए यहाँ पर, ठीक है, कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए संवैधानिक चर्चा फिर से एक बार देखिए बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960 जिसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि बिना संविधान संशोधन किए भारत के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को दिया नहीं जा सकता, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरी बात हमने बताया कि संविधान के विवाद कहां से उठा था, नेहरू नून समझौता 1958, ठीक है। इसमें जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून थे, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ 1958 में। और बेरूबाड़ी यूनियन संघ का जो मामला था जवाहरलाल नेहरू ने उसे देने का निर्णय किया, लेकिन इसी पर विवाद उठा और तब क्या है कि भारत की सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 3 के ग में यह कहा जाता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र को घटा सकते हैं आप और साधारण बहुमत से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें संविधान संशोधन की तो बात है नहीं, लेकिन मामला इतना ज्यादा उठा कि फिर आर्टिकल 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है तत्कालीन जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उनसे परामर्श किया। परामर्श करने के बाद जो निर्णय आया वो कहा कि नहीं, किसी क्षेत्र को अगर अन्य देश को देना है, अगर भारत के अंदर ही किसी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन अगर आप करते हो तो फिर साधारण बहुमत की जरूरत होगी। और साथ ही किसी अन्य क्षेत्र को अगर आप लेते हैं, अगर आप किसी अन्य क्षेत्र को अर्जन करते हैं तो भी साधारण बहुमत की जरूरत होगी। लेकिन अगर देने की बात आएगी किसी अन्य देश को तो उसको जो है विशेष बहुमत से पारित करना होगा, उसमें आर्टिकल 368 के तहत जो है वो कार्रवाई करनी होगी, ठीक है। और इसके बाद फिर 9वां संविधान संशोधन 1960 हुआ, ठीक है, 1960 हुआ। और इस प्रकार संवैधानिक जो चर्चा आज का जो विषय था वो नेहरू नून समझौता 1958 हो गया, आर्टिकल 3 का ग हो गया, आर्टिकल 143 हो गया, आर्टिकल 368 की भी बात हमने कर दी, बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960 के रूप में आया, फिर 9वां संविधान संशोधन 1960 जो है पारित हुआ। और इस तरह से आज का यह जो केस, यह जो मामला है वो खत्म हुआ, समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसके थ्रू भाग 1 का जो 4 अनुच्छेद है इसमें ध्यान रखिएगा कि जो चौथा अनुच्छेद है वो चौथा अनुच्छेद यह कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत राज्यों के जो सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन से संबंधित जो है जो भी मामले होंगे वो साधारण बहुमत से ही होंगे, वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 4 अनुच्छेद है, इस तरह की बातें हमने की। उम्मीद करता हूं कि हमारी बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी और आप कहीं ना कहीं जो है भविष्य में भारत के संविधान से संबंधित अगर इस पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं तो आप बेहतर करने की स्थिति में होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं विदा लेता हूं, फिर कल मैं एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।